दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने झारखंड की जनजातियों के बारे में अध्ययन किया और झारखंड के जनजातियों की जो माइग्रेशन पैटर्न है वो कहाँ से आए हैं, किस रूट से आए हैं और किस प्रकार झारखंड में बस गए हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। हमने ये भी देखा कि झारखंड की प्रमुख रूप से उन्नत जनजातियां कौन कौन सी हैं और झारखंड में उन्नत जनजातियों की भाषा की क्या स्थिति है। इसी प्रकार अब आने वाले वीडियो में या इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि झारखंड में अलग अलग जगहों पर किस प्रकार से पुरातात्विक अवशेष से मतलब है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, यानी कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो जमीन के अंदर खुदाई करके निकाली जाती है, उसका क्या हालचाल है और आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व के माध्यम से हम कैसे झारखंड को बेहतर रूप से जान सकते हैं। झारखंड में आर्कियोलॉजी जो है वो उसका बहुत अच्छा स्कोप है। आर्कियोलॉजी का मतलब है वो साइंस का वो पार्ट या वो विषय जिसमें कि जमीन के अंदर खुदाई करके या किसी पर्टिकुलर एरिया की खुदाई करके वहाँ के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है कि उसका केमिकल कंपोजिशन यानी कि रासायनिक बनावट और बाकी चीज़ें कैसी थी, वो कितने दिनों से वहाँ पर है, ये कार्बन के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। कार्बन का लाइफ टाइम होता है, हाफ लाइफ होता है, और कार्बन के अध्ययन के माध्यम से और अन्य उपकरणों के माध्यम से, चूँकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुका है, तो इसके मदद से हम ये अध्ययन कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ इतनी पुरानी है और वो वहाँ कैसे आई। और आर्कियोलॉजी से जुड़ी हुई कुछ अन्य विषयों का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे पैलियो बोटनी, मतलब पूरा काल में, यानी कि जब प्रागैतिहासिक काल में किसी पर्टिकुलर एरिया में कौन से पेड़ पौधे पाए जाते थे और उनका यहाँ पर पाए जाने का कारण क्या था, ये पैलियो बोटनी का क्षेत्र में आ जाता है। उसी प्रकार आर्कियोलॉजी और पैलियोग्राफी, यानी कि कोई एक भाषा जिसका कि लिखने का स्क्रिप्ट अलग हो, तो पैलियोग्राफी और आर्कियोलॉजी के सहारे से भी क्या है कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। दोनों को मिला करके अगर स्टडी किया जाए तो आपको ये बात बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि झारखंड में यद्यपि 1 लाख साल पुराने से भी ज़्यादा अवशेष मिले हैं, लेकिन झारखंड के जो पुरातात्विक अवशेष थे उसको संभाल के नहीं रखा जा सका, और चूँकि संभाला नहीं जा सका इसलिए बहुत सारे पुरातात्विक अवशेष जो हैं वो अब परमानेंटली यानी स्थायी रूप से नष्ट हो चुके हैं। लेकिन अब जो बचा है उसके आधार पर ही हमें इतिहास को या झारखंड के जो अध्ययन है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना होगा। ये जो क्षति हुई है ये अपूरणीय क्षति है, और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स का नष्ट होना जो है वो कहीं पर भी उसका कोई भरपाई है ही नहीं।
दुनिया में और ऐसी जगह हैं जहाँ पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस केयरलेसनेस के चलते नष्ट हुआ है, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नष्ट होने के कारण बहुत सारी चीज़ें अब हमारी जानकारी से परमानेंटली दूर चली गई हैं। लेकिन जो बचा है उसी के आधार पर हमको आगे अध्ययन करना है। तो अब चलिए अध्ययन की शुरुआत करते हैं। देखिए, झारखंड में एक जिला है चतरा, और चतरा जिले में एक जगह है इटखोरी, और इटखोरी जिले में भद्रकाली मंदिर है। वहाँ पर बौद्ध प्रतिमाएं पाई गई हैं, और ये जो बौद्ध प्रतिमाएं हैं ये लगभग 7वीं शताब्दी की हैं और अलग अलग मुद्राओं में हैं। और ये मूर्तियाँ जो हैं ये बलुआ पत्थर में है, और ऐसा माना जाता है कि ये जो बौद्ध मूर्तियां हैं ये हर्षवर्धन काल की हैं। हर्षवर्धन उत्तर भारत के अंतिम राजा माने जाते थे, जो कि एक बड़े हिस्से पर शासन किए। मतलब उनके शासन काल के अंत को प्राचीन काल का अंत आमतौर पर माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि बोध गया में आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध 45 वर्षों तक झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में घूम घूम करके बौद्ध धर्म का प्रचार करते रहे। एक विद्वान का यह भी मानना है कि महात्मा बुद्ध का जन्म झारखंड में हुआ था, लेकिन अन्य साक्ष्यों के आधार पर इस मत को खारिज कर दिया गया है। और कुषाण वंश के जो सर्वश्रेष्ठ शासक थे जिनका नाम कनिष्क था, और उनके सिक्के भी रांची के इर्द गिर्द पाए गए हैं। और महायान बौद्ध धर्म के जो शासक थे कनिष्क, वो पूरे बिहार झारखंड के क्षेत्र पर लगभग पूरे बिहार झारखंड के क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित किए थे। उन्होंने अपने क्षेत्र में नियुक्त अपने मंत्रियों की मदद से स्थानीय निवासी पुलिंद लोगों को क्या किए थे कि बौद्ध धर्म में शामिल कर लिए थे, और इस तरह बौद्ध धर्म झारखंड के क्षेत्र में कनिष्क के समय तक काफी फूला फूला। और वैष्णव धर्म का इम्पोर्टेंस बढ़ा जब गुप्त शासनकाल आया। गुप्त शासनकाल जो था, जैसा कि सामान्य ज्ञान से आप सभी को पता होगा, गुप्त शासनकाल उत्तर भारत का एक प्रमुख शासनकाल था। और समुद्रगुप्त के शासन के दौरान, विशेषकर समुद्रगुप्त के शासन के दौरान क्या हुआ कि बौद्ध धर्म जो है वो झारखंड में कमजोर पड़ने लगा, और वैष्णव धर्म जो है वो अपनी जड़ें पसारने लगा और मजबूत होने लगा। और गुप्त राजवंश के पतन के बाद बंगाल के शासक शशांक ने बंगाल में शैववाद की स्थापना की और कई सारे बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया। और जब पूर्व मध्य काल में, जिसको कि अंग्रेजी में अर्ली मिडिवल कहते हैं, उस समय पाल शासन काल आया, पाल वंश का शासन काल आया बंगाल में। तो उस समय पाल शासक जो कि बौद्ध धर्म को पोषित पल्लवित किए, उनके समय में फिर से दोबारा बौद्ध धर्म का प्रभाव झारखंड में हमको देखने को मिलता है। और बौद्ध धर्म की जिस शाखा को
बढ़ावा मिला उस शाखा का क्या नाम था? उसका नाम था वज्रायन बौद्ध। जैसे क्या है कि हर धर्म में अलग अलग शाखाएं होती हैं। जैसे हिंदू धर्म में अलग अलग शाखाएं हैं। इस पर निर्भर करता है कि आप किस देवी देवता को प्रमुख मानते हैं। जैसे जो लोग शिव को प्रमुख मानते हैं वो लोग शैव शाखा के हो गए। जो लोग विष्णु को प्रमुख मानते हैं वो लोग वैष्णव शाखा के हो गए। जो लोग देवी को या शक्ति को प्रमुख मानते हैं वो लोग शाक्त शाखा के हो गए। और कुछ लोग जो कि किसी अन्य देवी देवता को प्रमुख मानते हैं उनकी शाखा अन्य हो जाती है। तो बौद्ध धर्म में क्या है कि शुरू में केवल दो शाखाएं थी, एक महायान और दूसरा हीनयान। और उसके बाद तीसरी शाखा जो है बौद्ध धर्म की, जिसको कि वज्रायन बौद्ध धर्म कहा जाता है। तो वज्रायन बौद्ध धर्म का जो उदय और विस्तार हुआ वो पूर्व मध्य काल में ज़्यादा हुआ। और वज्रायन बौद्ध धर्म जो था वो तांत्रिक क्रियाकलापों पर ज़्यादा आश्रित था। और जो पहले का जो बौद्ध धर्म था उस पर एक तरह से समझिए कि हिंदू धर्म के तंत्र संगठन का प्रभाव पड़ गया। तो तांत्रिक बौद्ध धर्म यानी वज्रायन बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। और तो हम लोग इस बात को मान सकते हैं कि बौद्ध धर्म अपने वज्रायन रूप में झारखंड में आया। और कुछ पाल शासक ऐसे थे जैसे गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, जो कि विशेष रूप से वज्रायन बौद्ध शाखा को प्रोत्साहन दिए। और इसका प्रभाव इस क्षेत्र, चूँकि बंगाल का बगल में ही झारखंड है, तो इस क्षेत्र का प्रभाव झारखंड पे भी पड़ा। और आपको बता दें झारखंड जो है वो प्राचीन समय में जैन धर्म का भी एक प्रमुख केंद्र था और जैन सभ्यता और संस्कृति का भी केंद्र था। और झारखंड के कंसाई और दामोदर नदी की घाटियों में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र हैं। और पारसनाथ पहाड़ी का नाम तो लगभग सभी लोग जानते होंगे, जो कि जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। और जैन धर्म के प्रचार प्रसार में भी झारखंड का एक प्रमुख योगदान रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे झारखंड के कुछ गांव थे, जैसे करचा हो गया, कटरास हो गया, गोदाम हो गया, हनुमान गांव हो गया, वो जैन सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे। और एक साहित्यिक स्रोत है जैन धर्म का जिसको कि अचरंग सूत्र कहा जाता है। और कौटिल्य की पुस्तक जो है उसमें भी झारखंड में जैन धर्म का प्रभाव का विवरण है। और भगवान महावीर की यात्रा का भी, मतलब झारखंड यात्रा का भी विवरण जो है वो अचरंग सूत्र में आया है। अचरंग सूत्र के हिसाब से एक झारखंड में क्षेत्र है जिसको कि लद्दा कहते हैं। और उनके जो निवासी थे वो भगवान महावीर के साथ उचित व्यवहार नहीं किए थे। और
इसलिए उनको अचरंग सूत्र में धृजन कहा गया है। और जैन साहित्य के हिसाब से जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, जिसमें से कि 20 तीर्थंकर जैन धर्म के सर्वोच्च गुरु जो थे वो पारसनाथ की पहाड़ियों पर मोक्ष प्राप्त किए थे। मतलब कि 24 में से 20 तीर्थंकर जो थे जैन धर्म के, वो पारसनाथ की पहाड़ियों पर मोक्ष प्राप्त किए थे। और 23वें जो तीर्थंकर थे, जिसको कि पारश्वनाथ कहा जाता है, वो भी इसी पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किए थे। और यही कारण है कि जैन धर्म के 23वें यानी 23rd तीर्थंकर के नाम पर इस पहाड़ी को पारसनाथ पहाड़ी कहा गया है। और पारसनाथ की जो पहाड़ी है वो उसको समेत शिखर जी कहा जाता है, और ये स्थित है गिरिडीह में। और इस पहाड़ी को साक्षात मंदिर का भी रूप माना जाता है। धन्यवाद।